नमस्ते। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर बात करने वाले हैं किस सवाल पर? कि इस दुनिया में जो लाखों करोड़ों जीव हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करें। अच्छा। सोच के देखिए, जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आपको सारी किताबें जमानी है। शुरू में शायद आप रंग के हिसाब से जमा देंगे, है ना? हाँ, आसान तरीका है। फिर लगेगा कि नहीं, फिक्शन और नॉन फिक्शन अलग करते हैं। फिर साइंस, हिस्ट्री, ये सब अलग अलग शेल्फ पर जानी चाहिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने का चैप्टर नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि साइंस की सोच कैसे धीरे धीरे बेहतर हुई। तो आज हम इसी फाइलिंग प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे हम बस आंखों से दिखने वाली चीजों से बढ़कर सेल के स्ट्रक्चर और उनके आपसी रिश्तों तक पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सब बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ी होगी? मेरा अंदाजा है बस जीने के लिए। मतलब क्या खा सकते हैं और किससे दूर रहना है। एग्जैक्टली। शुरुआत हमेशा जरूरत से ही होती है, खाना, कपड़ा, मकान। पर पहली बार इस काम को एक साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश की थी एरिस्टोटल ने। अच्छा। उनका सिस्टम बहुत सिंपल था। जो चीजें आंखों से दिखती हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उन पर बेस्ड था। जैसे प्लांट्स को उनकी हाइट के हिसाब से 3 ग्रुप में बांट दिया: पेड़, झाड़ियां और छोटे पौधे। एक मिनट, लेकिन मैंने पढ़ा है कि एरिस्टोटल ने जानवरों को खून के रंग के हिसाब से भी बांटा था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये आज सुनने में थोड़ा बेसिक लगता है। उन्होंने जानवरों को 2 ग्रुप्स में रखा, जिनके पास लाल खून है यानी एनाइमा, और जिनके पास नहीं है यानी अनाइमा। मतलब एक केंचुआ और एक कॉकरोच दोनों एक ही ग्रुप में आ गए होंगे? सही पकड़ा। उस वक्त के हिसाब से ये एक साइंटिफिक कोशिश थी, और यहीं से नीट का एक सवाल बनता है। क्या सवाल सीधा आता है, Who was the earliest to attempt a more scientific basis for classification? जवाब है एरिस्टोटल। उन्होंने शुरुआत की। एरिस्टोटल के बाद आए लिनियस, उनका 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटे और एनिमेलिया। ये तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। हाँ, बेहतर तो था, पर इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ थी। इस सिस्टम ने कई ऐसी चीजों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। जैसे? इसकी 3 बड़ी प्रॉब्लम है जो सीधे MCQ में पूछी जाती हैं। पहली, इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई फर्क नहीं किया। सोचिए, एक सिंपल सा बैक्टीरिया और एक कॉम्प्लेक्स फर्न, दोनों को प्लांट्स कह दिया। अरे, ये तो ऐसा हुआ जैसे एक साइकिल और एक स्पोर्ट्स कार दोनों को गाड़ी बोलकर एक ही गैराज में रख दिया। परफेक्ट एनालॉजी है। दूसरी गलती, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को एक साथ रख दिया। सिंगल सेल वाला क्लैमिडोमोनास और धागे जैसा स्पाइरोजाइरा दोनों प्लांट्स थे। और तीसरी गलती क्या थी? तीसरी और सबसे बड़ी गलती, खाना बनाने वाले यानी फोटोसिंथेटिक और दूसरों से खाना छीनने वाले मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रखा। ग्रीन एल्गी और फंगी दोनों प्लांट्स थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल थी? बस इसीलिए। मतलब लिनियस का सिस्टम एक ऐसे घर जैसा था जिसमें किचन, बेडरूम और बाथरूम के बीच दीवार ही नहीं थी। सब कुछ गड़बड़ था। तो इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत थी। बिल्कुल। और तब 1969 में एंट्री हुई R.H. विटाकर की। उन्होंने एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा। तो विटाकर ने एक तरह की चेकलिस्ट बना दी और हर जीव को उस चेकलिस्ट पर टेस्ट किया। ये तो बायोलॉजिकल KYC जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने 5 आधार बनाए। पहला, सेल टाइप। क्या सेल सिंपल प्रोकैरियोटिक है या कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक? इस एक सवाल ने सारे बैक्टीरिया मतलब मोनेरा को बाकी सबसे अलग कर दिया। और दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या जीव एक सिंगल सेल है जैसे प्रोटिस्टा, या फिर सेल्स का एक ग्रुप है जैसे फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया? और फिर सेल वॉल का नेचर भी देखा होगा, जहां लिनियस ने गलती की थी। बिल्कुल। तीसरा क्राइटेरिया था सेल वॉल। क्या ये काइटिन की बनी है जैसे फंगी में, या सेल्यूलोज की है जैसे प्लांट्स में, या है ही नहीं जैसे एनिमल्स में? और चौथा और पांचवा? चौथा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी, और पांचवा और सबसे जरूरी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या वो अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है? तो इस डिटेल्ड KYC का नतीजा ये हुआ कि फंगाई जैसे ग्रुप को आखिरकार अपना अलग किंगडम मिल गया। और यहीं साइंस ने एक बहुत बड़ी गलती सुधारी। पहले माना जाता था कि जो चीज़ हिलती नहीं और जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट है,
पर फंगी ने ये रूल तोड़ दिया। मतलब कैसा दिखता है से ज्यादा जरूरी है कैसे जीता है। बिल्कुल। फंगी का अलग किंगडम बनना क्लासिफिकेशन के लुक से लॉजिक पर शिफ्ट होने का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए तो इस नए सिस्टम के पहले किंगडम मोनेरा में चलते हैं। इसके अकेले सदस्य तो बैक्टीरिया ही हैं। हाँ, और ये धरती के असली मास्टर्स हैं, हर जगह मिलते हैं। एनसीईआरटी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके जीने और एनर्जी पाने के तरीके लाखों हैं। वो बहुत वर्सेटाइल हैं। शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज हैं, गोल यानी कॉकस, रॉड शेप के यानी बैसिलस, कॉमा शेप के विब्रियम और स्पाइरल यानी स्पिरुलम। इनके 2 मेन ग्रुप्स हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को एंशिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरती के एक्सट्रीमिस्ट्स हैं। ये ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां जिंदगी मुमकिन नहीं लगती। बहुत नमकीन पानी में, उबलते हुए झरनों में और दलदली इलाकों में। पर ये वहाँ जिंदा कैसे रहते हैं? सवाल अच्छा है। जवाब उनकी सेल वॉल में है। उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया से अलग होता है, जो उन्हें इन मुश्किल हालात में बचाता है। अच्छा, और जो मीथेनोजेंस होते हैं वो बायोगैस बनाने में मदद करते हैं ना? हाँ, ये गाय भैंस जैसे जानवरों के गठ में रहते हैं और उनके गोबर से मीथेन गैस बनाते हैं। तो जो हम बायोगैस की बात करते हैं उसका क्रेडिट इन छोटे छोटे बैक्टीरिया को जाता है। कमाल है। और यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया? इनके पास एक मजबूत सेल वॉल होती है। इसमें पहले आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, पर ये एल्गी नहीं, बैक्टीरिया हैं। अच्छा, ये एक कॉमन गलती है। हाँ, इनके पास प्लांट्स जैसा क्लोरोफिल ए होता है। कुछ जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर उसे प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में बदल सकते हैं। ये काम वो एक स्पेशल सेल में करते हैं जिसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये नाम और उसका काम दोनों एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। तो ये तो हुए खाना बनाने वाले बैक्टीरिया, पर सब ऐसे नहीं होते होंगे। अमोनिया को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। अच्छा। ये डिकम्पोजर्स हैं, हमारे लिए दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, लेकिन कॉलेरा, टाइफॉइड जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। और इस ग्रुप में एक अजीब सा सदस्य है माइकोप्लाज्मा, ये कहाँ फिट होता है? माइकोप्लाज्मा मोनेरा का रूल ब्रेकर है। इसके 3 फीचर्स, 3 अलग-अलग एमसीक्यूज है। 1, इसके पास सेल वॉल होती ही नहीं। अच्छा। 2, ये सबसे छोटा लिविंग सेल है जो अकेले जिंदा रह सकता है। और 3, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। चलिए मोनेरा से आगे बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। एनसीईआरटी कहता है कि इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब प्रोटिस्टा एक तरह का एवोल्यूशन का वेटिंग रूम है। यहाँ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं जहाँ से भविष्य के प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी के रास्ते निकलते हैं। तो इस वेटिंग रूम में कौन कौन से मुसाफिर हैं? पहले है क्राइसोफाइट्स, जिसमें डाइटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। डाइटम्स की सेल वॉल सिलिका से बनी होती है और एक साबुनदानी की तरह फिट होती है, इसीलिए ये नष्ट नहीं होती। और जब ये मरते हैं तो समुद्र के नीचे इनकी डाइटमेशियस अर्थ की परत बन जाती है, जिसे हम पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। पर सबसे जरूरी बात, डाइटम्स समुद्र के मुख्य प्रोड्यूसर्स हैं। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? चीफ प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब समझिए कि हम जमीन पर जितने पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, समुद्र के जीव उतना ही इन माइक्रोस्कोपिक डाइटम्स पर हैं। ये समुद्र की फूड चेन का ऑन स्विच है। वाह, ये तो बहुत ही जरूरी ऑन स्विच है। अगला ग्रुप है डाइनोफ्लैजेलेट्स। हाँ, इनकी सेल वॉल पर सेल्यूलोज की प्लेट्स होती हैं। कुछ जैसे गोनाओलैक्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि समुद्र लाल हो जाता है, जिसे रेड टाइड कहते हैं। ये खतरनाक होता है। हाँ, ये टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो मछलियों को मार सकते हैं। फिर आके ही यूग्लिनॉइड्स, ये तो प्लांट भी हैं और एनिमल भी। बिल्कुल, ये एवोल्यूशन के चौराहे पर खड़े हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, बल्कि प्रोटीन की एक लचीली लेयर पेलिकल होती है। ये अल्टीमेट अवसरवादी हैं। मौका मिला तो शेफ बन गए, नहीं तो शिकारी। और स्लाइम मोल्ड्स, ये सैप्रोफाइटिक हैं, मतलब सड़ती गलती चीजों पर रेंगते हुए उन्हें खाते हैं। जब हालात अच्छे हों तो ये एक बड़ा सा ग्रुप बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कई फीट तक फैल सकता है। और आखिर में प्रोटोजोन्स, जिन्हें एनिमल्स का पूर्वज माना जाता है। हाँ, ये सब हेट्रोट्रॉप्स हैं। इनके 4 परिवार हैं। अमीबॉइड,
जो नकली पैरों यानी स्यूडोपोडिया से चलते हैं। फ्लैजिलेटेड, जिनके पास फ्लैजिला होता है। बिल्कुल, जैसे ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करता है। फिर सिलिएटेड, जो हजारों छोटे छोटे बालों जैसे सिलिया से मूव करते हैं। और सबसे खतरनाक स्पोरोजोन्स, जैसे मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम। अब आते हैं उस किंगडम पर जिसे विटेकर ने आजाद कराया, फंगी। ये न प्लांट है न एनिमल, इनकी दुनिया ही अलग है। बिल्कुल, यीस्ट को छोड़कर जो सिंगल सेल्ड है, बाकी सभी फंगी धागों से बने होते हैं। इन धागों को हाइफी कहते हैं और इनके नेटवर्क को माइसीलियम। और इनकी सेल वॉल वो चिटिन से बनती है ना? एग्जैक्टली। ये छोटा सा फर्क ही उनके पूरे किंगडम का आधार है। प्लांट्स की तरह सेल्यूलोज नहीं। और ये दूसरों के साथ पार्टनरशिप करने में भी माहिर हैं। बहुत माहिर। एल्गी के साथ इनका रिश्ता लाइकेंस कहलाता है। समझिए, ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है। एल्गी एक शेफ है जो खाना बनाता है और फंगी एक सिक्योरिटी गार्ड है जो उसे घर, पानी और प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी पार्टनरशिप माइकोराइजा, वो ये ऊंचे प्लांट्स की जड़ों के साथ करते हैं। दोनों को फायदा होता है। इनके रिप्रोडक्शन का तरीका भी खास है। उसमें 3 स्टेप्स हैं। हाँ, सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स हैं। प्लाज्मोगैमी, मतलब साइटोप्लाज्म का मिक्स होना। फिर कैरियोगैमी, मतलब न्यूक्लियस का मिक्स होना। और फिर मियोसिस, जिससे नए स्पोर्स बनते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। हाँ, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होती। एक बीच का स्टेज आता है जिसमें एक ही सेल में 2 अलग-अलग न्यूक्लियस, मतलब N+N, रहते हैं। इस स्टेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। ये फंगी की एक खास पहचान है। बिल्कुल। तो फंगी के जो 4 मेन परिवार हैं, उन्हें कैसे याद रखें? ऐसे सोचिए, पहले है फाइकोमाइसिटीज। ये फंगी के आदि मानव हैं। सिंपल, और इनके हाइफी में दीवारें नहीं होती। ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी इसी का एग्जाम्पल है। अच्छा। फिर आते हैं एस्कोमाइसिटीज या सैक फंगी। इनके पास एस्कस नाम का एक थैला होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। हमारा लाइफ सेविंग पेनिसिलिन इसी परिवार से है। और मशरूम्स, वो किस परिवार से हैं? वो आते हैं तीसरे परिवार बेसिडियोमाइसिटीज में या क्लब फंगी। और आखिर में ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन्हें इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें इनका सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पता है। जब भी किसी की सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है, उसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में प्रमोट कर दिया जाता है। तो हमने 5 किंगडम्स देख लिए, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें इस क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली, जैसे वायरस। हाँ, क्योंकि वायरस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जिंदा है? होस्ट सेल के बाहर ये एक बेजान क्रिस्टल जैसे हैं, लेकिन जैसे ही होस्ट सेल में घुसते हैं, उसकी पूरी मशीनरी हाईजैक कर लेते हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर हैं? बिल्कुल। वायरस का मतलब ही है जहरीला फ्लूइड। इनका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। एक प्रोटीन का कोट, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों कभी नहीं। सही। प्लांट वायरसेस में अक्सर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफेज में यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरस के अलावा वायरॉइड्स और प्रायॉन्स भी हैं। इनमें क्या फर्क है? वायरॉइड्स को T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था। ये वायरस से भी छोटे हैं। इनमें सिर्फ आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, प्रोटीन कोट भी नहीं होता। और प्रायॉन्स? प्रायॉन्स तो और भी अजीब है। ये सिर्फ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, फिर भी ये मैड काउ डिजीज जैसी भयानक बीमारियां फैलाते हैं। और लाइकेंस, उन्हें कहीं रखा क्यों नहीं? क्योंकि लाइकेन कोई एक जीव नहीं है, ये 2 अलग-अलग किंगडम्स के बीच की पार्टनरशिप है, एल्गी और फंगी की। इनका सबसे बड़ा रोल ये है कि ये पॉल्यूशन के बेहतरीन इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, कैसे? ये साफ हवा में ही उगते हैं। जहां पोल्यूशन बढ़ता है, वहां से लाइकेंस गायब हो जाते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक गहरा सफर। हमने एरिस्टोटल की सिंपल लाइब्रेरी से शुरू करके विटेकर के 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स तक की यात्रा की। बिल्कुल। और ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। ये याद रखना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन हमेशा बदलता रहता है। आज हम एवोल्यूशनरी रिश्तों पर यानी फाइलॉजनी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, एक 3 डोमेन सिस्टम भी आ गया है। सही कहा। उसने तो मोनेरा को भी 2 अलग डोमेन्स में बांट दिया है। सोचने वाली बात यह है
कि जब हम आने वाले सालों में चीज़ों को और भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पर समझेंगे, तब क्लासिफिकेशन के नियम शायद एक बार फिर बदल जाएं। क्या तब क्लासिफिकेशन का आधार सिर्फ डीएनए सीक्वेंस ही रह जाएगा? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं।